Hello, today we will start chapter number 2 biological classification of class 11th NCERT. Let us start our chapter here. Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organism for our use फॉर फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग. ओके, तो इसमें क्या लिखा है, सिंस स्टार्टिंग से हमारी सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग से ही क्या था कि बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए हमारी क्लासिफाई करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं था, वो बस ऊपर ऊपर की चीज़ें थी. ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे पहली साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसने की थी. एरिस्टोटल ने की थी. किसने की थी? एरिस्टोटल साहब ने की थी. was the earliest to attempt a more scientific basis of for classification. Okay, he used simple morphology character to classify plant into tree, shrub and herb. He also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not. Okay, अब हम इसको देखते हैं. इसमें क्या कहा इन्होंने कि एरिस्टोटल साहब जो थे वो थे सबसे पहले जिन्होंने क्लासिफाई करना स्टार्ट किया था. ओके, तो ये देखिए इन्होंने क्या करा, एरिस्टोटल साहब ने क्या करा था कि जो प्लांट उन्होंने क्या करा, क्लासिफाई करा दो उसमें, प्लांट्स और एनिमल. और प्लांट को किस में रख दिया, प्लांट को रख दिया ट्री में, शर्ब्स में, हम्प्स में. उसके बाद एनिमल्स को रख दिया रेड ब्लड और नॉन रेड ब्लडेड. ओके, नेक्स्ट देखते हैं इन लेनियस टाइम टू किंगडम. अब देखते हैं सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया. वो किसने किया टू किंगडम क्लासिफिकेशन? ठीक है, वो किया था हमारे लीनियस साहब ने. ओके, लीनियस साहब ने हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया था. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा ये रहा, लीनियस साहब ने हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन कर दिया जो कि था प्लांट और एनिमेलिया में. ठीक है, किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूड ऑल प्लांट एंड एनिमेलिया रेस्पेक्टिवली. जितनी भी चीज़ें थी उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया. ठीक है, भाग दो चीज उनके दो भाग कर दिए, लाइक प्लांट्स और एनिमेलिया. ठीक है, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. अब ये क्या नहीं बता पा रहा था, ये यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बारे में नहीं बता पा रहा था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के रेस्पेक्ट में नहीं बता पा रहा था कुछ भी, एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक चीज़ों को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. ओके, classification of organism into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. अब क्या हुआ, बहुत सारे ही हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ना ही प्लांट है ना ही एनिमल है, ये तो हमें पता ही है. ठीक है, ओके, अब आते हैं नेक्स्ट. Hence the two kingdom classification used for a long time was not adequate. मतलब अब वो और भी ज़्यादा हमारे लिए कारगर नहीं थी. ठीक है, besides gross morphology used for a long time was found inadequate. Besides gross morphology, uh, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship. ये हमारे क्या हो गए, उसके बाद में क्राइटेरिया ये लिए गए थे. ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम. अब देखो, पहले क्या था, लीनियस साहब ने क्या कर दिया, प्लांट और वो प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड कर दिया. फिर उसके बाद कोई आए, उन्होंने प्लांट एनिमेलिया और तीन किंगडम बना दिए, लाइक प्लांट एनिमेलिया एंड मोनेरा. फिर किसी ने बना दिया प्लांट एनिमेलिया और फंजाई एंड मोनेरा. फिर किसी ने और बना दिया, ऐसे करके करते करते ही होते चले गए. ओके, अब हम देखते हैं और की चीज़ें. हियर classification system for the living organism have hence undergo several changes over the time. Okay, यहाँ तक हो गया. Though plant and animal kingdom have been a constant under all the different systems, the understanding of what group organism be include under these kingdoms have been changing. The number and the nature of the kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. अब डिफरेंट बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने अपनी अपनी चीज़ों को एड ऑन करते गए वो. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं.
ये देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल है हमारा, ये प्लीज़ प्लीज़ याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, देखो ये बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें देखना है सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। चलो देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी हैं। सेल टाइप देखना है हमें, सेल वॉल के बारे में देखना है हमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है उस किंगडम की वो देखना है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखना है, ठीक है। चलो अब ये हम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं मोनेरा के बारे में। तो हमें पता है मोनेरा जो है वो कैसी है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। प्रोटिस्टा कैसा है, यूकैरियोट है। फंजाई भी यूकैरियोटिक है, प्लांटी भी यूकैरियोटिक है, एनिमेलिया भी, ये हमें पता है। ये हमने कौन से नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, किसमें, नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, ओके। सेल वॉल नॉन सेलुलोसिक होती है हमारे मोनेरा की, और प्रेजेंट इन सम प्रोटिस्टा में कुछ होते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फंजाई की बात करें तो फंजाई की जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, ये प्लीज़ याद कर लेगा, ये PYQ है, ओके। प्लांटी जो होती है, प्लांटी में सेलुलोस की बनी होती है, और एनिमेलिया जो है ये एब्सेंट, एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती है, ओके। अब देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होगी, क्यों एब्सेंट होगी, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा में क्या होता है हमारे, प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है हमारी, फंजाई में प्रेजेंट होती है, और प्लांटी में भी प्रेजेंट होती है, और एनिमेलिया में। क्यों ये सब में क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, यू कैरियोट्स हैं, ठीक है। अब आते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा की होती है सेलुलर, प्रोटिस्टा की सेलुलर होती है, फंजाई की मल्टी सेलुलर होगी, और लूज सेल्स होंगे, लूज टिश्यूज होंगे, ओके। अब आते हैं टिश्यू और टिश्यूज की और ऑर्गन की, एक इसमें होंगे, ये होंगे हमारे प्लांटी में। और एनिमेलिया में कैसा होता है, टिश्यू भी होगा, ऑर्गन भी होगा, और ऑर्गन सिस्टम भी होगा। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं टिश्यू किस में होगा, मैं आपको बता देती हूँ, ये याद आगे हम पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम में टिश्यू होती है हमारी पॉरी पैरा में, ओके। ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन होता है CCP, लाइक सीरेनिटेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिन्थस, और ऑर्गन सिस्टम होती है एस्केलमेंटस टू कॉर्डेटा, A to C, ठीक है। अब आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है, ये मोनेरा में क्या होगी, ऑटोट्रॉफिक होगी, ठीक है, और हेट्रोट्रॉफिक, दोनों तरीके से होती है। और ऑटोट्रॉफिक कौन सी, एक तो कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, ओके। और हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोफिटिक और हमारे पैरासिटिक, ओके। अब आते हैं हमारे पास चैप्टर आता है, वो आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कैसे होती हैं, ऑटोट्रॉफिक होती हैं, फोटोसिंथेटिक, और होती हैं हेटेरोट्रॉफिक, ओके। अब आते हैं हमारे पास फंजाई। फंजाई के बारे में अगर हम बात करें, फंजी भी कहते हैं इसे, हेटेरोट्रॉफिक होगी, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होगी, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होगी, ओके। और हमें पता है कि प्लांटी जो होता है वो अपना खाना खुद बनाता है, और ये, तो फिर ये क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक होगा, ठीक है, फोटोसिंथेटिक होगा। और एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल डिपेंड होते हैं या तो प्लांट्स पे या तो फिर लोअर एनिमल्स पे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे आते हैं। RS विटेकर साहब जो हैं हमारे, उन्होंने क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड एनिमेलिया, ये उन्होंने ही दिया है। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड्स सेल स्ट्रक्चर, ओके, सेल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये मेन क्राइटेरिया, ये प्लीज़ आपको याद करना है और इसको हाईलाइट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब एक चीज़ नई यहाँ पे आती है कि क्या, द 3 डोमेन सिस्टम has also been proposed that divide the kingdom Monera into 2 domains, okay। इन्होंने क्या करा, 3 डोमेन सिस्टम जो है
वो क्या करता है, वो डिवाइड करता है मोनेरा को इनटू टू। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। ठीक है, इसमें क्या होगा, मोनेरा थी, प्रोटेस्टा था, फंजाई थी, प्लांट था और एनिमल था। ओके, देखिए अब क्या है, मोनेरा को हमने डिवाइड कर दिया आर्की में और यू बैक्टीरिया में। ठीक है, तो क्या होगा, तो कितने किंगडम क्लासिफिकेशन हो जाएगा ये, देखो आर्की तो 1 हो गई, यू बैक्टीरिया दूसरा हो गया, प्रोटेस्टा तीसरा हो गया, फंजाई 4, प्लांट 5th एंड 6th विल बी एनिमेलिया। तो ये 6 क्लासिफिकेशन हो गया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्ल वूज ने दिया था। ओके, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं, लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड दिस इशू, द इशू एंड कंसिडर that influence the classification system. Earlier, classification system include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, fern, gymnosperm and the angiosperms. Under plant, मतलब प्लांट के अंदर ही हमारे बैक्टीरिया भी थे, हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी भी थी, फंजाई भी थी, मॉसेस भी थी, फर्न और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म सब ही थे। ठीक है, तो the character that unified this whole kingdom was also was that all organism include had a cell wall in their cells। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा था, जब प्लांटा किंगडम प्लांटी बना था तो उन्होंने क्या कहा था कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल वॉल है वो सारे जो होंगे वो हमारे प्लांट में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा रियलिटी में तो नहीं है ना। दिस प्लेस टुगेदर group which widely differed in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and blue-green algae with their groups which were eukaryotic. ठीक है, it was grouped together the unicellular organism and the multicellular ones, say that Chlamydomonas and Spirogyra एक साथ रख दिया इन्होंने। The classification did not differentiate between heterotrophic groups, fungi, द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स दो दे, अच्छा ये जो है प्लांट्स और फंजाई के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। ठीक है, दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ्रेंशिएशन, अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे कि फंजाई जो होती है वो उसकी सेल वॉल क्या होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था अभी। और लिखिए, इन देयर वाइल ग्रीन प्लांट्स हैज सेलुलोसिक सेल वॉल। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom, that is kingdom fungi। ओके, तो इस वजह से क्या क्या हो गया, किंगडम फंजाई बन गई। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। अब जितने भी किंगडम थे उनको हमने किंगडम मोनेरा में रख दिया। ओके, जो कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे वो मोनेरा में चले गए। अब क्या हुआ, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स थे वो किस में चले गए, किंगडम प्रोटिस्टा में चले गए। ठीक है, देन किंगडम प्रोटेस्टा हैज बॉट टुगेदर क्लेमिडोमोनास, क्लोरेला, अर्लियर प्लेस इन एल्गी। पहले एल्गी को एल्गी में रखा जाता था क्लेमिडोमोनास को, लेकिन अब नहीं रखा जाता है। ठीक है, एंड बोथ हैव सेल वॉल विद पैरामीशियम एंड अमीबा। ओके, it has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed। ऐसा क्यों हुआ कि पहले क्लैमिडोमोनास जो था हमारा उसको हम रख रहे थे एल्गी में। ठीक है, बट अब वो कहाँ किस में रखा जा रहा है, प्रोटिस्टा में। ओके, इसका रीज़न है कोई, इसके भी रीज़न है क्योंकि क्लासिफिकेशन जो थी वो चेंज होती गई वक्त के साथ साथ। ओके, this kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship. Over time, an attempt has made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological, and reproductive similarity but also phylogenetic relationship। Okay, that is based on evolutionary relationship। ठीक है, in this chapter we will study characteristics of kingdom monera पढ़ेंगे, kingdom protesta पढ़ेंगे, fungi करेंगे और whittaker system of classification की। the kingdom
Plant T and Animalia commonly referred to as plant and animal kingdom respectively will be dealt. अब ये थर्ड और फोर्थ में इसमें एनिमल किंगडम कर लेंगे और इसमें हम करेंगे प्लांट किंगडम. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये देखते हैं. सबसे पहले किंगडम मोनेरा जो है वो सोल मेंबर बैक्टीरिया जो है हमारा सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा का. ठीक है, दे आर मोस्ट अबेंडेंट, ये बहुत ज़्यादा है तादाद में. ठीक है, बैक्टीरिया अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ठीक है, बैक्टीरिया तो हमें पता है हर जगह पाया जाता है. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ सॉइल. दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग्स, desert, snow, and the ocean, where very few other life forms can survive. Many of them live in or on other organisms as parasites. ठीक है, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी. बैक्टीरिया जो होती हैं 4 कैटेगरी में डिवाइड होती हैं. पहला कौन सा बताइए. सबसे पहला है हमारा कोकस, देन बैसिलस, देन कॉमा शेप्ड, एंड देन स्पाइरल. ठीक है, तो जो कोकस है वो उसको हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल. जो कोकस है वो स्फेरिकल है. ठीक है, बैसिलस जो है वो रॉड शेप है. ओके, उसके बाद आते हैं स्पाइरलम, ये स्पाइरल शेप है. और ये जो है ये विब्रियो जो होता है वो होता है हमारा कॉमा शेप. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, हालांकि बैक्टीरिया का सिंपल बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट इसका जो बिहेवियर है, इसका बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म. Bacteria as a group show most extensive metabolic diversity. Some of bacteria are autotrophic, that is they synthesize their own food from inorganic substrates. ठीक है, ये अब एक चीज़ देख लीजिए. ऑटोट्रॉफिक हैं तो ये किससे वो करते हैं. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स. इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स ये प्लीज प्लीज देख लीजिएगा. ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार लगा देती हूँ. अब आते हैं, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ. ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं. द मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ्स. मेजॉरिटी जो होगी, मेजॉरिटी क्या होगी, वो होगी हेटरोट्रॉफ्स होगी. दैट दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड. ओके, अब आते हैं किंगडम मोनेरा जो है. देखिए, किंगडम मोनेरा हमारे पास जो है वो डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, लाइक आर्की और यू बैक्टीरिया. ठीक है, अब देखते हैं आर्की बैक्टीरिया को. These bacteria, especially since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty area, हेलोफिल्स, ये हेलोफिल्स में रह सकते हैं, ये हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, ये मार्शी एरियाज में रह सकते हैं. जो मार्शी एरियाज में रहते हैं उसे कहते हैं हम मीथेनोजेंस. ठीक है, आर्की बैक्टीरिया differ from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. ठीक है, जो ये फीचर है ये हमारे आर्की बैक्टीरिया का वो बहुत ज़्यादा. आर्की बैक्टीरिया हमें कहीं भी मिल सकते हैं, कितने भी एक्सट्रीम कंडीशन हो वो हमें मिल ही जाएंगे, पक्का मिलना है. ठीक है, अब देखते हैं, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट of the several ruminant animals such as cow, buffalo, and they are responsible for the production of methane. मीथेन को कौन प्रोड्यूस कराता है, मीथेनोजन. ठीक है, मीथेनोजन फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स. देखिए, अब हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया. ठीक है, यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे. लाइक यहाँ पे देखिए, मोनेरा के कितने दो है ना, आर की हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे. अब आते हैं यू बैक्टीरिया. ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेज है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ओके,
There are thousands of different eubacteria or true bacterias. They are characterized by the presence of rigid cell wall and if motile a flagellum. ठीक है, यूबैक्टीरियाज कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उसका कैरेक्टर क्या है, उसके पास क्या होगी, एक रिजिड सेल वॉल होगी, ठीक है, और अगर ये मोटाइल है, अगर मोटाइल हैं, इफ मोटाइल, तो उनके पास क्या होना चाहिए, फ्लैजेलम. ओके, सो द साइनोबैक्टीरिया जो ऑल्सो रिफर्स टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, हैव क्लोरोफिल ए, जिसके पास क्लोरोफिल ए है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, और आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स. तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया है, उसको हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी कह सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पे ये लिखा है द साइनोबैक्टीरिया आर, द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी. जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या है, एक तो यूनिसेलुलर है, या तो और क्या होगा, कॉलोनियल होगा या फिर फिलामेंटस होगा, ठीक है, या तो फिलामेंट के उसमें वो होगा, या फिर कॉलोनी बनाए रखा होगा उसने इस तरीके से, पूरा इस तरीके से. ओके, ये क्या होगा, कॉलोनियल, ठीक है. और क्या होता है, ये फ्रेश वाटर या फिर मरीन या फिर टेरेस्ट्रियल एल्गी, तीनों में से किस कुछ भी हो सकता है. द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीथ, ये जो है जेलेटिनस शीथ से कवर होते हैं जनरली. दे ऑफन फॉर्म blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस, ठीक है. मतलब अगर कोई क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, तो उसके पास क्या होगा, एक हेट्रोसिस्ट होगा, ठीक है. हेट्रोसिस्ट किसके पास होगा, जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, ठीक है. एग्जाम्पल है इसका नॉस्टॉक, यहाँ पे लिख देती हूँ नॉस्टॉक एंड एना बेना. ओके, chemosynthetic autotroph bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrite, ammonia, and use the released energy for their ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, and sulfur. ठीक है, यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ, ठीक है. यहाँ पे देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, सेकेंड, यहाँ पे बना, ठीक है. देखिए, अगर हमें लिखना है क्या, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल लिखना है, तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है नाइट्रोजन, ठीक है, हमारे पास है फॉस्फोरस, ठीक है, और हमारे पास है आयरन, और है हमारे पास सल्फर, ठीक है. तो इसका ना एक हमारे पास क्या है, ट्रिक है. ओके, यहाँ पे मैं लिख दूंगी ट्रिक. देखिए, इसको हम कह देंगे PINS, पिंस, ठीक है. हम इसको क्या कहेंगे, पिंस कहेंगे. कैसे, फॉस्फोरस का हमने P ले लिया, नाइट्रोजन का N ले लिया, आयरन का I ले लिया, और S का सल्फर का S ले लिया, ठीक है. तो ये एक हमारा ट्रिक बन गई, ठीक है, ज्ञान, ये हमारा एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया. अब देखते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबेंडेंट इन नेचर. अब देखो, हेट्रोट्रॉफिक क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा एबेंडेंट बैक्टीरिया कौन है, एबेंडेंट बैक्टीरिया कौन है, तो हम क्या लिखेंगे, हेट्रोट्रॉफिक. ओके, द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, जो मेजॉरिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर है. मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स. दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स. ये सारी चीज़ें ये करते हैं. रूट्स, okay, some are pathogens cause bacteria to human beings.
कुछ जो होते हैं वो पैथोजेंस भी होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, डैमेज करते हैं ह्यूमन बीइंग को, उसकी उनकी क्रॉप को, उनके फार्म के एनिमल्स को, पेट्स को, ठीक है। और ये जो होते हैं कुछ डिजीजेस भी कॉज करते हैं, लाइक क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ठीक है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अब देखो बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, फिजन, बाय फिजन के थ्रू हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या करते हैं, ये स्पोर्स को प्रोड्यूस कर देंगे। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर, द माइकोप्लाज्मा। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा हो गया क्या। They are also reproduced by sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other. ये देखिए, ये हमारा डिवाइड बैक्टीरिया कर रहा है। सबसे पहले उन्होंने क्या करा होगा, डीएनए को रेप्लिकेट किया होगा, ठीक है, उसके बाद इसका सारा मटेरियल को इंक्रीज करा होगा और फिर ये फरो बना के दो डिवाइड हो गए होंगे, ठीक है। चलो देखो, अब ये वाला एक पार्ट अलग है जो अच्छा खासा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले ये क्या है, माइकोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म और ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। माइक्रोप्लाज्म जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेल वॉल जिनमें बिल्कुल नहीं होती है। दे आर स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट होते हैं, ठीक है, और दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये जो होते हैं विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर जाते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जितने बहुत सारे जो होते हैं हमारे माइकोप्लाज्म जो कि पैथोजन होते हैं एनिमल और प्लांट्स के, ठीक है।